नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार के 12 जिलों में 85 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। सुखाड़ की मार भी छिपी नहीं है। इससे पहले सैकड़ों बच्चे चमकी बुखार से काल के गाल में समा गए। बेरोजगारी के चलते पहले से ही जनता परेशान है। कानून व्यवस्था का हाल भी आपके सामने है, जो थोड़ा बुरा दिख रहा है। जनता अपने प्रतिनिधियों को अपनी सुध लेने के लिए टकटकी लगाकर देख रही है। जनता के चेहरे पर मुस्कान कब आएगी? खैर, वो जब आए, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के चेहरे पर मुस्कान तय है। ये इसलिए कि विधायकों के वेतन और भत्तों पर सरकार मेहरबान है। जो फ्लैट थे उन्हें अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इसे डुप्लेक्स आलिशान बंगले जैसा शक्ल दिया जा रहा है। इसके अलावा इन्हें पटना में ही 2 कट्ठे जमीन में आलिशान मकान बनाकर देने की योजना भी है। झारखंड की सरकार तो अपने विधायकों पर और भी मेहरबान है। वहां तो विधायकों के वेतन बिहार के विधायकों से अधिक है। इन्हें भी सरकार ने कौड़ियों के भाव पर जमीन देने की योजना बना ली है, जो प्रस्तावित भी है। यह हाल तब है जब अधिकांश विधायकों के पास संतोषजनक संपत्ति है। क्या हमारे माननीय इतने गरीब हैं कि उनका विशेष ख्याल सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हो? बहरहाल, हमारे खास मेहमान क्या सोचते हैं, ये हम उनसे जानेंगे। इससे पहले कुछ खबरें देखते हैं। बिहार की बात करें तो वहां नीतीश सरकार विधायकों पर मेहरबान है। एनडीए सरकार ने सोसाइटी बनाकर सभी विधायकों को पटना में घर बनाने के लिए जमीन के साथ आलिशान बंगला बनवाने का फैसला लिया है। सोसाइटी एक्ट के तहत विधायकों को जमीन आवंटित होगी। इसके तहत विधायकों को पटना के पॉश इलाके में 2-2 कट्ठा जमीन भी आवंटित की जाएगी। बिहार राज्य सहकारी संघ और बिहार भूमि विकास बैंक इस सोसाइटी के लिए नोडल एजेंसी होगी। इस जमीन को पाने के लिए विधायकों में होड़ मची हुई है। मानसून सत्र खत्म होने तक ही 150 विधायकों ने इसके लिए फॉर्म भी जमा करवा दिया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विधायकों के लिए आलिशान डुप्ले बंगलों का निर्माण भी करवाया है। ये बंगले सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र संख्या के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश के कई विधायकों को वेटनरी कॉलेज के पास पहले से ही आवासीय कॉलोनी में भूखंड आवंटित है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इस मामले में विभिन्न दलों के नेता क्या कहते हैं, उस पर भी गौर कर लीजिए। क्या उसमें कोई पक्ष है या कोई विपक्ष है या सिर्फ पक्ष है? सीएम नीतीश कुमार ने नहीं, माननीय विधायकों ने एक प्रश्न उठाया था कि सभी विधायकों के लिए यहाँ पर कोऑपरेटिव बनना चाहिए, और कोऑपरेटिव बनाने के लिए माननीय विधायकों ने आपस में बातचीत किया है और बातचीत करके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कार्रवाई करने के लिए सोचा है। अभी प्रक्रिया अधीन है, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। अगर गरीबों को छत देने का सवाल है तो जनप्रतिनिधियों में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत लोगों की सेवा की और खुद के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया। इसलिए ये स्वागत योग्य निर्णय है और इसको जनप्रतिनिधियों को खुश करने की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपेक्षाएं उनकी अगर रही है कि उनको भी छत मिले, तो इसका स्वागत सभी वर्गों को करना चाहिए। बढ़िया कदम है। जिस विधायकों को अभी तक अगर जमीन नहीं है तो उनको मिले तो अति उत्तम है, बढ़िया बात है। जिनके नाम से मकान नहीं है, जिनके नाम से पटना में कोई जमीन नहीं है, उनको मिलना चाहिए। पहले भी इस तरह का था। खुश करने की कवायद नहीं है, यह आवश्यकता है। इसलिए कि जो भी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनकर आते हैं, उनको पहले भी सोसाइटी के माध्यम से भूखंड आवंटन किया गया था, ताकि उनके अगर चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद उनको आवास की सुविधा पटना के अंदर में नहीं रहती है, तो एक कम से कम आवास की सुविधा रहने के लिए उनको मिल जाए तो उनकी परेशानी को दूर किया जा सकता है। ये एक तरह से लॉलीपॉप सरकार दे रही है माननीय विधायकों को।
चुनाव को देखते हुए, आने वाले वर्षों में चुनाव होने वाले हैं, अगर सरकार की नीयत ठीक है, मंशा ठीक है, तो ये देखना है कि ये योजना धरातल पर कब उतरती है, क्योंकि इसके पहले भी एक योजना सरकार ने बनाई थी, वो तो अभी तक नहीं धरातल पर उतर पाई। इसलिए सरकार के मनसे पर सवाल खड़े होते हैं। मैंने विपक्ष में कहा भी गया तो सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया, इस योजना की आलोचना नहीं की गई। और जाहिर है सत्ता पक्ष तो बहुत ही खुश है, गदगद है कि हाँ बहुत जरूरी है विधायकों के लिए, जनप्रतिनिधि हैं, उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। सबके लिए छत की व्यवस्था यदि सरकार सोचती है तो विधायक के लिए भी अच्छी छत की व्यवस्था हो, समझते हैं। झारखंड में भी एक आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लंबे मशक्कत के बाद झारखंड में हाउसिंग पॉलिसी का गठन हो गया है। विधायकों को जमीन देने का मामला अभी कागजों में सीमित है। पॉलिसी में कई कैटेगरी निर्धारित है। झारखंड हाउसिंग पॉलिसी के तहत सिविल सर्विसेज को कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन मुहैया कराई गई है। विधायकों और सांसदों के लिए जमीन चिन्हित हो गई है, लेकिन इन चिन्हित जमीनों को सोसाइटी को ट्रांसफर नहीं किया गया है। हालांकि माननीयों को एक निश्चित राशि अवश्य जमा करानी होगी। 35 एकड़ जमीन छुट्टू मौजा में, जो कांके प्रखंड अंतर्गत आता है, वहीं पर हुआ है। अब एक योजना में थी 20 डिसमिल जमीन, जो हम लोगों के दिमाग में आता है। इसके लिए बाकायदा कमेटी है, बैठक होती है, और उस बैठक में ही निर्णय होगा कि इसको 35 एकड़ जमीन है, क्योंकि सारे विधायकों को तो नहीं मिलता है। इसमें विधायक और पूर्व विधायक सांसद का भी है, तो अब कितने लोगों को हम दे पाते हैं, क्योंकि सिर्फ जमीन दे देने से नहीं होगा, वहाँ कई तरह की चीजें का भी व्यवस्था रखना है। खेल का मैदान होना चाहिए, वहाँ सामुदायिक भवन के लिए जगह होना चाहिए। जो 2016 हाउसिंग पॉलिसी है उसमें प्रायोरिटी में ऑल इंडिया सर्विसेज है, सेकंड में है आपको एमपी एमएलए, तीसरा में है आपको डिफेंस पर्सनल, चौथा में है लॉयर्स, इसी तरह नीचे तक काफी लंबा लिस्ट है। चूंकि गवर्नमेंट ने अभी तक एक्वायर एक ही लैंड किया है, वो है सांगा का, वो है आईएएस अफसर्स के लिए और आईपीएस अफसर्स के लिए। दूसरा जमीन चिन्हित हुआ है जिसके लिए पैसा विधायकों ने जमा किया है, वो कांके रोड साइड में है, रिंग रोड के आसपास में प्राइम जगह है, वो है एमएलए एमपी के लिए। उसके बाद जो है हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए जुडिशियल ऑर्डर हुआ था 48 एकड़ जमीन देने के लिए, वो चिन्हित भी हो गया है, एफिडेविट भी फाइल हो गया है और सारा चीज होकर जुडिशियल ऑर्डर भी हो चुका है। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पटना और रांची में कई खास मेहमान मौजूद हैं। पटना में हम परिचय करा दें, प्रेम रंजन पटेल, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। रामविलास प्रसाद जी, आप वरिष्ठ नेता हैं हम के, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो की बात करें तो वहां प्रेम मित्तल जी हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजीव कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप झारखंड हाईकोर्ट के, आपका बहुत स्वागत है। तो मित्तल जी जरा आप ही ज्ञान दीजिए, क्योंकि ये बात सही है कि बिहार एक गरीब राज्य है और गरीब राज्य में बाढ़ भी है, सूखा भी है, बुखार भी है, मौत भी है, लाखों लाख आबादी प्रभावित है। ऐसे में विधायकों के लिए बहुत टॉप प्रायोरिटी में सुविधाओं का खास ख्याल रखना कितना जस्टिफाइड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं प्रेम पटेल जी से जरा पहले समझ लूं, मैं फिर आपका चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी भी अगर प्रेम मित्तल जी, जरा मैं आपके पास अभी नहीं आना चाह रहा हूं, मैं पटना जाना चाह रहा हूं प्रेम रंजन पटेल जी के पास। जरा उनसे समझ लें उनकी राय। पटेल साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मिल रही है संजय जी। तो सर, बिहार एक गरीब राज्य है, हम सब जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे इतनी सारी सुविधाओं को? बिहार गरीब राज्य जरूर है, लेकिन बिहार विकास भी कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। समस्याएं बिहार के अंदर में बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याओं का निदान करने वाली सरकार भी है।
लगातार काम कर रही है सरकार, और अब तो केंद्र और बिहार की सरकार एक समान हो गई है, जिससे बिहार तेजी से बढ़ रहा है आगे। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा, जिस प्रकार से तेजी से विकास हो रहे हैं। आप जिसकी चर्चा करना चाहते हैं, विधायकों के आवास की बात की, तो आप पहले भी, कोई नई बात नहीं है, विधायकों को आवास के लिए जमीन आवंटन किया गया था। जो विधायक होते हैं उनको रहने के लिए आवास होता है। 5 वर्षों 10 वर्षों तक विधायक के रूप में पटना में वो रहते हैं, और जब वह चुनाव हार जाते हैं तो उनका कोई ठौर ठिकाना पटना में नहीं होता है। पटना बिहार की राजधानी है, तो उसके लिए आवास की आवश्यकता होती है। अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है। पहले एक सोसाइटी बनी थी, उस सोसाइटी के माध्यम से जितने जमीन उपलब्ध हो सके थे, उस समय बिहार झारखंड जब साथ था तो विधायकों को आवंटन किया गया था जमीन का। लेकिन उसके बाद की लंबी प्रक्रिया, लगभग जो है से 25 वर्षों के बाद जो है से आज तक किसी विधायक को कोई जमीन उपलब्ध नहीं हो सका है यहां रहने के लिए। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण हम लोगों ने भी किया था विधानसभा के अंदर में, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हो सका। फिर एक सोसाइटी का निर्माण विधायकों ने मिलकर के प्रारंभ किया है, और सरकार के पास वो प्रस्ताव देंगे। सरकार की इच्छा होगी तो जरूर उनको जमीन उपलब्ध करा करके उनको जमीन मुहैया कराएंगे, ताकि कम से कम वो विधायक अपने ठौर ठिकाना पटना के अंदर में चुनाव हारने के बाद कर सके। ठीक। रामविलास प्रसाद जी, क्या विधायक होना और पूर्व विधायक होना इस बात की गारंटी है कि आप चुन के तो आते हैं 5 साल के लिए और आपको इसका गिफ्ट परमानेंट मिले? देखिए, मैं आपको संजय भाई बताना चाहता हूं जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जीतन राम मांझी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय सभी संवर्ग के गरीबों के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन के लिए मंत्रिमंडल से निर्णय लिया था। और जब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जब अपने मंत्रिमंडल काल में आए तो उसको संशोधित कर दिए, और संशोधित करके और उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। आज के दिनों में जहां पर 85 लाख हमारे बिहार के जो बाढ़ पीड़ितों में 12 जिला में वो बाढ़ पीड़ितों से हैं, उनके बाद मकान बसाने और उनके जीवन पार्जन, उनके खाने पीने के लिए मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। इस समय अभी विधायकों के लिए कैसे घर बन जाए कि उनके लिए उनको चिंता है। और इन लोगों को खास करके ये बात कहना चाहता हूं, इन लोगों को अब ये डर हो गया है कि अगले वर्ष हम हारेंगे तो पटना से फिर कहां जाएंगे, इसलिए पहले से घर बसा के घर की व्यवस्था कर ले ताकि हारने के बाद राजधानी पटना में रहे। ठीक सर, इसीलिए सब व्यवस्था मुख्यमंत्री जी से ये लोग करवा रहे हैं, सोसाइटी बनवा के। ठीक। डॉक्टर मुकेश कुमार, तो ये मेरा कहना है। मैं समझ गया सर। रामविलास जी, एक एक करके बात करते हैं क्योंकि कई मेहमान हैं और समय की पाबंदी होती है। डॉक्टर मुकेश कुमार, दरअसल ये वो तस्वीर है जहां जिस राज्य में इसी साल 3 बड़ी घटनाएं देखने को मिली और दुखद खबर थी। बुखार से सैकड़ों जानें मासूम हो गई, बाढ़ से 85 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और आधा बिहार लगभग सूखा से ग्रस्त है। ऐसे में इस तरह की योजना और उसको जस्टिफाई करना, और तब जबकि 2008 में जब सीमांचल में बाढ़ आई थी 20 लाख से ज्यादा आबादी वो जिनका घर बार उजड़ गया था उनको आज तक नहीं बसाया जा सका है। क्या कहना है? सबसे पहले तो संजय जी, आपने जो विषय उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है और इस राज्य के लिए और दोनों राज्यों के लिए, बिहार झारखंड के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। और ये विषय अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, केवल ये आवास देने का विषय नहीं है, ये सरकार की प्राथमिकता का विषय है। और प्रजातंत्र में सरकार की अवधारणा जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की होती है। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब आम आदमी की प्राथमिकताएं, आम आदमी की सुविधाएं, आम आदमी की कल्याण सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी राज्य की है। अगर वहां प्रजातंत्र है, सुविधा वर्ग की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, बाकी चीजें देना, तुष्टीकरण करना वो बाद में आता है। इन दोनों राज्यों की राजधानी को अगर आप देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो कामगार महिलाएं, बच्चे जो पढ़ने आते हैं,
जो शिक्षा लेने आते हैं, जो कोचिंग करने आते हैं, जो बाकी करने आते हैं, इनकी संख्या लाखों में है संजय जी। कल मैं पटना कॉलेज का छात्र हूं और कल मुझे समय मिला शाम में, मैं उपलब्ध नहीं था पटना में, मैं पटना परसों ही आया, तो मैं अपने कॉलेज की तरफ गया। वहां से मेरे मित्र लोग महेंद्रू में रहते थे। जब मैं महेंद्रू गया और वहां मैंने अलग अलग आवासों में छात्रों को रहते हुए देखा तो मेरा सर जो है सर से झुक गया कि क्या सरकार है और क्या सरकार कर रही है। अगर अपने देश के नौजवान छात्रों का अगर इस ढंग से उनका रहना, जीवन, उनकी शैली होगी, इतनी नारकी है। एक जैसे आप स्लीपर देखते हैं ट्रेन में, तो वैसे जो है एक कमरे में 3 चौकियां एक के ऊपर एक हैं और उसके नीचे खाना बनाने का सामान है और कमरे की जो का क्षेत्रफल है वो 10 बाय 8, 10 बाय 10 या 10 बाय 12 ज्यादा से ज्यादा है। उसमें 7 बच्चे 8 बच्चे रह रहे हैं। ये दूर दराज के बच्चे हैं, ये गरीब के बच्चे हैं और ये छात्र जीवन इसलिए बिताने आए हैं कि अध्ययन अध्यापन करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। तो मतलब आप इसको और देश को कुछ इस फैसले को आप सही नहीं मान रहे हैं, कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। यही कमोबेश स्थिति झारखंड में भी है। वहां तो और भी दुखदायी है, मैं समझ गया सर। आदिवासी छात्र छात्राएं आती हैं और वहां भी रहने की कोई समूल अचूल व्यवस्था नहीं है। कामगार लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बात, दोनों सरकारों को जब तक कि इन छात्रों के लिए लाखों छात्र हैं चूंकि ये, इनके रहने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पे पहले नहीं होनी जानी चाहिए, तब तक उनको किसी संदर्भ में बात ही नहीं करना चाहिए। आप दोनों जगह पे देखेंगे, बिहार पटना में देखेंगे या रांची में देखेंगे, इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके खान पान की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके निवास की, इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई लोक कल्याण का ये राज्य अपने छात्रों को उनके भविष्य को संवारने के लिए। ठीक सर, मैं आपके पास फिर रुक करूंगा। डॉक्टर संजय कुमार, ये बताएं कि ये जो फैसले हैं वो दरअसल किस ओर इशारा कर रहे हैं, तब जबकि प्रजातंत्र में सरकार या जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि उनकी जनता पहले खुशहाल रहे, टॉप प्रायोरिटी में वो हो। हमारे माननीय विधायकों की ठीक ठाक सैलरी है और उससे वो अपना कामकाज बढ़िया से कर सकते हैं। अलग से फ्लैट भी उनके लिए हैं जहां वो रहते हैं और विधायकी का काम करते हैं, वहां से रहकर अपने इलाकों का ख्याल रखते हैं। ऐसे में इस तरह की एक अलग से योजना किस ओर इशारा करती है और कितना जरूरी है बिहार जैसे राज्य में? सरकार की जहां तक मुझे जानकारी है कि सरकार के द्वारा ऐसा भी कोई प्रस्ताव नहीं है कि विधायकों को 2-2 कट्ठे का ये प्लॉट आवंटित किया जाएगा। हाँ, विधायकों के बारे में जानकारी है कि ये विधायक और वैसे विधायक जिनका कि पटना में कोई रहने की जगह नहीं है, कोई मकान नहीं है, उन्होंने एक कोऑपरेटिव बना करके और उस कोऑपरेटिव के अध्यक्ष के तौर पर श्रवण कुमार को शायद इन लोगों ने रखा है और उस कोऑपरेटिव के तहत ये लोग एक प्रस्ताव लेकर के गए हैं कि भाई इस कोऑपरेटिव के तहत उन विधायकों को जमीन मुहैया कराई जाए। खैर, ये एक पार्ट है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब बिहार बाढ़ की चुनौतियों को झेल रहा है, जब बिहार एईएस की चुनौतियों को झेल रहा है, जब बिहार सूखे की चुनौतियों को झेल रहा है, या बिहार जहां पर कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की स्थिति है या शिक्षा की स्थिति है, जहां पर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तक उपलब्ध नहीं है, वैसी स्थिति में माननीय थोड़ा अपनी सुविधा की बात बाद में कर करके बिहार की सुविधा की बात कर लेते और इसके लिए अगर एक बना करके ऑर्गेनाइजेशन पक्ष और विपक्ष का और सरकार पर दबाव देते कि इस बाढ़ की भीषण स्थिति में मैं 1 महीने की सैलरी बिहार सरकार को देता हूं ताकि बिहार के लोगों का भला हो। उन गरीब बच्चों को जो कुपोषण से हर साल मरते हैं, उनकी बेहतरी के लिए मैं थोड़ा सहयोग करता हूं तो थोड़ा बेहतर स्थिति होता है। क्योंकि हर चीज का टाइम होता है और मैं समझता हूं कि जिस टाइम में इस तरह के प्रस्ताव लेकर के ये आए हैं वो टाइम बहुत सूट नहीं कर रहा है बिहार के लिए। ठीक, क्योंकि जिन चुनौतियों का सामना समझ गया सर, चुनौतियां हजार है, ख्वाहिशें भी हजार है और ऐसे में हमारे माननीय की अपनी ख्वाहिशें ज्यादा भारी पड़ रही हैं। मैं रुक करूंगा रामविलास जी आपके पास। रांची को भी थोड़ा समझ ले पहले। 35 एकड़ जमीन प्रस्तावित है झारखंड सरकार के यहाँ, क्या लगता है प्रेम मित्तल जी, कितना जस्टिफाइड है? झारखंड कितना आगे बढ़ गया है सर? झारखंड तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन बात है यहाँ पर विधायकों को जमीन आवंटन करके आवासीय सुविधा देने की। जी, तो जब केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने फैसला किया कि विधायकों की बात नहीं, हम तो हर घर को छत देने वाले हैं, हर कोई बिना छत के कोई व्यक्ति नहीं रहेगा इस देश में,
और हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी को सुविधाओं से वंचित करके किसी को सुविधाएं दी जा रही है। ये एक कोऑपरेटिव एक्ट है। कोऑपरेटिव एक्ट के माध्यम से कोई कोऑपरेटिव बना करके जमीन चाहता है, उसमें कई एक क्लासिफिकेशन है, केवल विधायक की बात नहीं है। अभी आप ही बता रहे थे कि हाईकोर्ट के वकीलों के लिए भी उसमें तो कोर्ट का आदेश दिया देने के लिए, IAS IPS लोगों के लिए, तो कौन इसमें कमजोर है? केवल विधायक की बात नहीं है, कौन कमजोर है? लेकिन सबके लिए कोऑपरेटिव में कोई और भी वर्ग है, इसमें कोऑपरेटिव की व्यवस्था है। कोऑपरेटिव बना करके सरकार के सामने आवे और चिन्हित करके जमीन ले आवासीय डेवलप करे। आखिर आवासीय हाउसिंग कॉलोनियां बनाना और हाउसिंग लोगों को उपलब्ध कराना, अब इसके अंदर कौन प्रियरिटी है कौन नहीं प्रियरिटी है, ये बहस का विषय हो सकता है। ठीक। राजीव जी, क्या आपने इस मामले में कुछ पहल भी की है, PIL भी दायर किया है और इस पर किसी तरह की कोई आपत्ति भी जताई है? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि जो हाउसिंग पॉलिसी आई गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने, क्योंकि PIL के बेसिस पे ही, PIL में ही हाउसिंग पॉलिसी 2016 में बनाई गई और ये जो है मामला करीब 3-4 साल चला, तब जाके पहला यहां पे हुआ कि 6 सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको जमीन मिला था सांगा में, रांची में, उसके बाद जो है हमको लगता है कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मिला और जो विधायकों को मिला है वो तो हम लोग तो चाहते थे कि सभी को मिले, लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि यही क्लास को क्यों, विधायक को, सिविल सर्वेंट को, वकीलों को, इन्हीं लोगों को क्यों, सभी को क्यों नहीं? तो उसके बारे में हम लोगों ने जो कहा था, जो हाउसिंग पॉलिसी है, और हम लोग PIL करने की भी योजना बना रहे हैं कि हाउसिंग पॉलिसी जो है हमारे यहाँ झारखंड में, एक्सेप्ट हाउसिंग बोर्ड, कोई भी जगह आपको लैंड एक्वायर नहीं हुआ रांची में, और चाहे किसी भी सिटी में लैंड एक्वायर नहीं हुआ फॉर हाउसिंग पर्पसेस, तो क्वेश्चन ये है कि यदि आप हाउसिंग पर्पसेस के लिए लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, लैंड लोकेट नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ रांची में रैयती लैंड पे नक्शा पास होता है, तो रैयती लैंड पे हमको समझ में नहीं आता है कि नक्शा कैसे पास हो सकता है कि जब आप सरकार ये नहीं तय कर पाती है कि सामने वाला रोड कितना चौड़ा होना चाहिए और कितना चौड़ा है, क्योंकि जो गांव का रोड था उसी को मान लेती है, जो विलेज रोड है वो जितना चौड़ा रहा उसी के हिसाब से नक्शा पास कर देती है। तो हमारे यहाँ अभी भी रांची जो है गांव है संजय जी, ये गांव से निकला नहीं है, इसलिए कैपिटल हम बोले, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी बोल दे, संवैधानिक तौर पे हम स्टेट अलग हो गए हैं, लेकिन हमारा सिटी जो है वो वहीं का वहीं अभी भी झुग्गी झोपड़पट्टी जैसा ही है। इसको डेवलप करने के लिए सरकार के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान बनते हैं लेकिन मास्टर प्लान इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आम लोगों के लिए आप हाउसिंग कॉलोनियां बने, आप लैंड एक्वायर करें, वहां रोड पहले बनाएं, वहां पे पेड़ लगाएं, जो अन्य जगह होता है, जैसे चंडीगढ़ वगैरह में होता है, दिल्ली में होता है। यदि पटना में ऐसी पहल हो रही है तो सभी के लिए होनी चाहिए, विधायकों के लिए हो रही है तो सभी के लिए होनी चाहिए। आपको मालूम ही है कि ये पहली दफा नहीं है कि नीतीश सरकार विधायकों पर इतनी मेहरबान रही है। पिछले साल नवंबर में नीतीश सरकार ने विधायकों के वेतन में 33% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके तहत विधायकों को 1,35,000 रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा यात्रा के लिए उन्हें 3 लाख रुपये अलग से मिलते हैं साल भर में। किसी अन्य काम के लिए अलग से यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। बिहार में आधे से अधिक विधायक करोड़पति हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। हकीकत यह है कि कई विधायक करोड़पति होने के बाद भी फंड प्राप्त करना जारी रखते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 243 में से 162 विधायक करोड़पति हैं। इनमें से 14 के पास 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। 16वीं बिहार विधानसभा में 67% विधायक करोड़पति हैं, या 15वीं विधानसभा में करोड़पति विधायकों की संख्या से 4.25 गुना ज्यादा है। पिछले विधानसभा में 45 विधायक करोड़पति थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़कर 163 पहुंच गई है। अब नजर डालते हैं कि किस दल में कितने करोड़पति हैं। जेडीयू के 71 में से 53 करोड़पति हैं। सबसे अमीर विधायक पूनम देवी यादव इसी दल की हैं। आरजेडी के 80 में से 53 विधायक करोड़पति हैं। सबसे अमीर विधायक तेघड़ा के वीरेंद्र कुमार हैं। इनकी संपत्ति 19 करोड़ है। बीजेपी के 53 में से 32 विधायक करोड़पति हैं। कांग्रेस के 27 में से 19 विधायक करोड़पति हैं।
एलजेपी के 2 विधायक हैं, दोनों ही करोड़पति हैं। अब ऐसे में इन करोड़पति विधायकों को और कितना ख्याल रखिएगा प्रेमचंद पटेल जी? ये तो स्वयं सक्षम है। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि सरकार दे रही है जमीन, और सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। विधायकों की इच्छा है, और विधायकों की इच्छा पर तो बोल रहा, अभी मामला कागज पे ही है, तो इसमें कौन प्रस्तावित है, प्रस्तावित सोसाइटी का नियम होता है जी। हाँ, प्रस्तावित है जी। वो सोसाइटी बना रहे हैं। सोसाइटी बनाने के बाद सरकार के पास जाएंगे कि हम लोगों को इस सोसाइटी को जमीन दिया जाए, ताकि सोसाइटी के सदस्यों को जमीन का आवंटन किया जा सके। और सोसाइटी का नियम होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिनके नाम से कोई अगर पटना के अंदर में जमीन मकान होगा तो उनको उसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, या उनको जमीन नहीं आवंटन किया जा सकता है। ये नियम है। तो जिनके पास ठिकाना नहीं है कोई रहने का, मैंने कहा कि जो 5 साल विधायक रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे, और उनके पास अगर कोई रहने का घर नहीं होगा, हमारा तो है, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि 2005 तक सभी को छत देंगे, सभी को घर देंगे, कोई गृह विहीन नहीं रहेगा। तो अगर किसी के पास कोई घर नहीं है तो वो हकदार होता है घर लेने का। और से ही विधायकों को उस सोसाइटी के तहत सरकार अगर जमीन उपलब्ध कराएगी तो उनको जमीन दिया जाएगा। सर ये बताइए ना कि प्रधानमंत्री ने कहा सभी को 2022 तक छत होगी, तो किसको एड्रेस किया उन्होंने? गरीबों को, बीपीएल के लोगों को। हमको एड्रेस नहीं किया, आपको एड्रेस नहीं किया, हमारे साथ सारे मेहमान जहां मौजूद हैं उनको एड्रेस नहीं किया, वो लोग पहले से ही छत वाले हैं। यहाँ जो करोड़पति विधायक हैं उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाकर एक सोसाइटी बनाएंगे आप लोग। गरीबों का पहला हक कोई भी नहीं, संजय जी, पहला हक बनता है जो भी गरीब व्यक्ति हो, समाज का अंतिम पायदान पर रहने वाला होता है, और जो योजनाएं सरकार की बनती है पहला हक उसका होता है। लेकिन हमारी सरकार ने कहा है साथ भी अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, 18 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, और उनको भी अगर घर की जरूरत है, उनके पास घर नहीं है, तो उनको भी हम घर खरीदने के लिए सब्सिडी देने का काम करेंगे। वो भी जो ऐसे लोन लेकर करके और सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर करके अपना घर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी सरकार तो सबों के लिए है, सबको देना चाहिए है, सबके लिए। कहां पे है? सबसे कमजोर तबका है उसको सबसे पहले। सर कमजोर तबके का तो आप लोग ख्याल रखिए, अच्छी बात है, छत नहीं है वो, लेकिन सर सुनिए तो सही सर, 243 में से 163 विधायक यदि करोड़पति हों बिहार में, रामविलास जी, और उनको भी छत की जरूरत हो अलग से, सर विडंबना ही तो है। फिर यदि वो चाहते हैं कि उनको भी पटना में 2 कट्ठा जमीन मिले तो मकान नहीं है, जिनके पास सर तो नहीं है तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास रहन बसेरा तक नहीं है। सर जो गरीबों और रिक्शा वालों को देखिए जो पटना के सड़कों पर कैसे सोते हैं, तो रहन बसेरा तक उनको नहीं है। हाउसिंग बोर्ड इसी के लिए बिहार के अंदर बना है, और पूरे देश के अंदर में मकान बनाए जा रहे हैं सोसाइटी के माध्यम से, हाउसिंग बोर्ड आवास बनाए जा रहे हैं सभी लोगों को देने के लिए। मैं जरा रामविलास जी से तक हम सबको पक्का मकान देंगे, मैं समझ गया। और इसके लिए बड़ी संख्या में जो बिल्डर्स हैं, जो मकान बनाने वाले हैं, फ्लैट्स बनाने वाले हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं कि आप तेजी से और ज्यादा से ज्यादा बनाइए। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा, सबको मकान दे सकते। सर मैं रुक जाइएगा प्लीज। रामविलास जी, जिस हाउस में 163 विधायक 243 में से और अक्रॉस द पार्टी है, सभी दलों को मिलाकर करोड़पति हैं, और उनका यदि पटना में किन्हीं कारणों से आवास नहीं है तो उनको भी छत देंगे हम, और रियायती दर पे देंगे, और आजीवन के लिए देंगे, 2 कट्ठा जमीन आवंटित होगी। मैं आपको मैं थोड़ा सा आपको इस नजर पर ध्यान देना चाहूंगा कि इस प्रदेश में अभी 2 लाख से ज्यादा कि हमारे जितने भी हैं गरीब दलित दुकानदार भाइयों को बिना सूचना के कोई व्यवस्था का नहीं, दुकान घर उजाड़ दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ये आदेश है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था का उसको नहीं उजाड़ना है।
आपने कभी सोसाइटी बनाकर कभी उस गरीब के लिए सोचा कि कहीं जमीन आवंटन करें? और जहां इस सोसाइटी बनाकर जमीन आवंटन असियाना में करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर राजीव नगर में जो लोग मकान बना के और जो वर्षों से जमीन है वहां उजाड़ने की बात कर रहे हैं। और कहते हैं इन्होंने कहा कि जिनको पटना में मकान नहीं है उनको रहने की व्यवस्था वो विधायकों को आवंटन किया जाएगा। तो बिहार सरकार 600 करोड़ रुपया की लागत से विधायकों को विधायक जो फ्लैट बना रहा है उसमें कौन रहेगा? वो तो विधायकों के लिए न बनाया गया है। दूसरी बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं पीछे संजय जी कि वेटनरी कॉलेज में बहुत से हमारे विधायक एमपीओ को क्वार्टर अलॉटमेंट किया गया था, इसी तरह के सोसाइटी बनकर दिया गया था। आज के डिस्ट्रिक्ट में देखिए बहुत से विधायक एमपी जो है या वो मकान को बेच दिए हैं या किराए पर लगाए हुए हैं। कहां पटना में रहते हैं? यही तो है सुविधा। मुकेश जी दरअसल क्या है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। स्थिति में घर उजड़ गया है, ठीक सर, बाढ़ में ढह गया है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सोसाइटी बना के उसको मकान बनाने की चिंता नहीं है। ठीक ठीक ठीक। बाकी ये सरकार अपना सत्ता बचाने के लिए विधायकों को 2 कट्ठा जमीन देकर सरकार बचाने की बात सोच रहे हैं। ठीक ठीक। मुकेश जी दरअसल विधायकों का वेतन रामविलास जी को पहले अपने नेता से करवाना चाहिए। चाहे तो मकान इनके नेता का है, हाँ बिल्कुल, कहाँ फ्लैट है हमारे सवाल किसी एक दल पे नहीं है, तो इसमें सभी शामिल है, इसमें कोई विपक्ष भी नहीं है बंगले में। और उसके बाद भी जो है ठीक जो है त्याग करना चाहिए। सर मैं समझ गया, मैं समझ गया। बंगलों में रहते हैं उनको पहले देना चाहिए। आज की सोसाइटी में जो हो गया, अभिलाष जी आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। मुकेश जी ठीक ठाक सैलरी है, 1,35,000। आप विधायक हैं तो आपकी सैलरी इतनी है, ठीक है, बढ़िया। आपने बढ़ाया 33%, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दीजिए। हर साल 2 लाख की जगह 3 लाख यात्रा के लिए आपको मिलेंगे, जिसमें ट्रेन और हवाई जहाज शामिल है। 3 लाख रुपए आप सालाना यात्रा कर सकते, 3 लाख रुपए की। उसके अलावा कई सारे भत्ते हैं। किसी कार्य के संपादन के लिए यात्रा भत्ता की अलग से विधायकों को व्यवस्था दी गई है और विधान पार्षदों को भी उसमें शामिल किया जाए। बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हर सुविधा एक ही जगह केंद्रित हो, इससे तो बात बनेगी नहीं। आप आम गरीब की तुलना हमारे जनप्रतिनिधि से नहीं कर सकते हैं। गरीब के चेहरे को देखिए साहब, हम आप सब देखते हैं। जिसके लिए सरकार, केंद्र सरकार की एक योजना ला रही है वो नमस्कार, अच्छी बात है, लेकिन अब इसके नाम पर आप भी कहेंगे हमको भी छत दो अलग से, तो ये सब आप मत लीजिए। क्यों मुकेश जी? संजय जी, प्रजातंत्र का ऐसा स्वरूप बदलता दिखाई दे रहा है और राजनेताओं की भाषा ऐसी होती जा रही है कि किसी भी चीज को कहीं भी जाकर वो अपनी बात को रख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं और उसको अच्छा बता सकते हैं। ये अजीब एक प्रवृत्ति प्रजातंत्र में आ रही है। अभी मैं दिल्ली में था और मैं संसद भवन गया, वहां 35 रुपए में मैंने जो खाना खाया वो बाहर में आपको 250-300 रुपए से कम नहीं मिलेगा। अगर ऐसी व्यवस्था देश के संसद में है और उसका सभी लोग उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अजीब बात है। दूसरी चीज जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, ये एडीआर की रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं, ये उनकी बता रहे हैं जिनके नाम पे ये पैसे हैं। इसमें कई ऐसा बड़ा वर्ग है जिन्होंने अपने नाम पे पैसे ही नहीं रखे हैं। वो पैसे उनकी पत्नी के नाम पे हैं, उनके बेटों के नाम पे हैं, उनके भतीजों के नाम पे हैं। उनको गाड़ी नहीं है, उनके बेटे के पास 3 गाड़ियां हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट, मेरा ये कहना है संजय जी की पहली बात तो उज्ज्वला जो स्कीम आई थी प्रधानमंत्री की, बड़ी अच्छी योजना है कि जो समृद्ध है अगर उसके पास गैस है तो वो उसको त्याग दे और जो बाजार में बोले उसी ढंग से विधायकों को जिनके पास पैसे नहीं है, मकान नहीं है या पटना में नहीं है, रांची में नहीं है, वो एफिडेविट दे कि मैं और मेरे परिवार के पास संपन्नता नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है और मेरा कोई मकान नहीं है, मेरे और मेरे परिवार के साथ, और मुझे मकान की जरूरत है। ये एफिडेविट अगर वो देते हैं तो सरकार उनको प्राथमिकता से कोऑपरेटिव हो या नॉन कोऑपरेटिव हो, ये नाक छूने का दूसरा बहाना है, वो दिया जाए। तीसरी बात जो है, नियमों को बहुत कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि देवघर में संथाल पहाड़िया की व्यवस्था थी और उससे बड़ा फायदा होता था पहाड़िया को। उस मकान को दूसरों के लोगों ने कब्जा कर लिया।
उसी देवघर में जहां जो आदिवासियों की जमीन है उसमें मकान बन गए और उसमें बड़े लोग जो हैं बीजेपी के हैं, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नियमों को शिथिल नहीं करना चाहिए, नियमों को बड़ी कठोरता से और लागू करना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गरीब की किसी ढंग से क्षति नहीं होनी चाहिए और गरीब जो है वो प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद सभी लोगों को, अगर किसी माननीय विधायक को नहीं, मैं ऐसा भी जानता हूं कि कई सांसद ऐसे हैं, कई विधायक हैं उनके पास नहीं है, तो लेकिन एफिडेविट वो दे दे कि मेरे पास नहीं है और मुझे मिलना चाहिए। तो एफिडेविट जब तक नहीं आता है, इसका मतलब है सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति पे काम कर रही है, जो प्रजातंत्र में कहीं न कहीं प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप नहीं। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल क्या है कि अब तो सरकार ने सरकारी नौकरी से भी पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी है, लेकिन हमारे माननीय विधायकों को, पूर्व विधायकों के नाम पर 30,000, 35,000 रुपये पेंशन भी मिलते हैं। कितनी सुविधाएं चाहिए भाई, कितनी सुविधाएं चाहिए? एक सरकारी नौकरी करने वाले आदमी को तो पेंशन नहीं मिलेगा, और माननीय विधायक एक बार यदि विधायक हो गए तो आजीवन उनको पेंशन ही मिलता रहेगा। क्यों भाई? नहीं, ये विरोधाभास है और ये चिंता आपकी स्वाभाविक है, लेकिन होता है अगर कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है और सामाजिक जीवन में वास्तव में अगर उसकी जरूरतें हैं, वह उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सामाजिक मुद्दों को लेकर के मुखर रहता है, तो उसके पास थोड़े साधन संसाधन होने चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये अवसर क्यों, और जो सामान्य व्यक्ति जो 60 साल इस राज्य की सेवा की, उसको इस सेवा से वंचित क्यों किया जाएगा? ये एक सवाल तो है। क्या उसने 60 साल अगर ईमानदारी पूर्वक जिस संस्थान में भी वो काम किया और पूरी ईमानदारी से काम किया, तो अगर उसको आप सेवा इससे वंचित करते हैं तो मैं समझता हूं कि उसके साथ भी न्याय नहीं होगा। तो आप कई सवाल कर रहे हैं और वो सवाल उस तरफ मोड़ता है हम लोगों को कि राजनीति में लोग आते थे सादगी के लिए, राजनीति में आते थे त्याग के लिए, राजनीति में आते थे सेवा के लिए। आज राजनीति में तो एक बार विधायक बने और दूसरी बार उनके धन कई गुना बढ़ जाता है। उसके स्रोत क्या है ये बहुत लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। अगर दूसरी बार उनको विधायक बनने का मौका मिल गया तब तो फिर और उनकी गति तेज हो जाती है। और ठीक बात है कि बिहार जैसे राज्य में केवल करोड़पति विधायक ही क्यों होते हैं? आम आदमी वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और विधायक जी इतना लंबी छलांग लगाते हुए चले जाते हैं। वैसे में ईमानदार और वास्तव में सादगी से जीवन जीने वाले जनप्रतिनिधि कभी कभी खुद अचंभित रहते होंगे कि भाई कौन सी कला इनके पास है और वो कला मेरे पास नहीं है। अब जिसमें देखिए विधायक बने ये बहुत ऊंचाई पर चले गए और हम पिछड़ गए। सर, अब प्रेम मित्तल जी को जरा शामिल करें। झारखंड में कुल 81 विधायक हैं, जिसमें 34 करोड़पति हैं, और माननीयों की सैलरी जो है बिहार की दुगुनी है, 2,65,000 रुपए। उनको भी सुविधा चाहिए अलग से। क्यों मित्तल साहब? देखिए संजय जी, ये केवल बिहार के विधायकों की या झारखंड के विधायकों की बात नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। पूरे हिंदुस्तान के कहीं कर भी हम तो अपने 2 स्टेट के माननीयों से बात कर रहे हैं ना। सांसदों का ले लीजिए, सभी का सैलरी और सुविधाएं। हम तो अपने 2 स्टेट की बात कर सकते हैं। किसी दूसरे स्टेट में होता तो हमारे स्टेट में भी होना चाहिए, ये एक बात उठती ही है। और कहीं न कहीं एक सामाजिक विषय हो सकता है, लेकिन ये तो है। इसको हम जस्टिफाई कैसे करें फिर? यही तो एक सवाल है राजीव जी। नहीं, जस्टिफाई करने की बात नहीं, चूंकि आज देखिए पैसों का अवमूल्यन जब हो रहा है, डिवेल्युएशन हो रहा है, तो उसके अंदर वेतन बढ़ाना, भत्ता बढ़ाना, ऐसे भी आप कर्मचारियों के लिए भी देखें तो 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, सबका बढ़ ही रहा है, विधायकों का भी बढ़ रहा है। समझे राजीव जी? अब सबकी सैलरी बढ़ रही है, विधायकों की भी बढ़ेगा, पैसों का अवमूल्यन हो और सबको छत एक शब्द ऐसा आ गया। आप सोचिए कि हमारे 34 करोड़पति विधायक 81 विधायकों में से हो झारखंड में, उनको भी अलग से छत चाहिए। ये विडंबना है। अब 2,65,000 रुपये सैलरी है उनकी। देखिए संजय जी, हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। जी, हमारे यहाँ
झारखंड में जो है एक क्लास डिफरेंस है, और क्लास डिफरेंस ये है, हम झारखंड की बात करें, बिहार में तो है ही है, बिहार तो फ्यूडल इससे स्टेट है ही माना जाता है, हम चूंकि बिहारी से हमको पता है। यहां पे क्या है कि एक क्लास डेवलप हो रहा है, जो क्लास है ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस का, और ये ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस जो है ये 100 करोड़ के क्लब में जितना जल्दी घुस जाए उसके लिए ललायित रहते हैं। यहां के ब्यूरोक्रेट्स का आप जांच करवा लीजिए तो 100 करोड़ क्लब में काफी ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या कहें? और विधायक का, कुछ विधायकों को हम जानते हैं जिनकी कमाई डेली के हिसाब से करोड़ में है, उनका कोयला का कारोबार चलता है, बहुत तरह के धंधे हैं। तो आप जिनके लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया, उसके लिए क्या है, उसका तो नौकर भी 2.5 लाख से ऊपर कमाता है। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो सांगा वाला बात हमने उठाया था 2010 में, जहां पे आईएएस ऑफिसर के लिए कॉलोनी बनी, ये तो उनके लिए 20-20 डिसमिल जमीन मिली इसलिए क्योंकि जब कभी भी मूड उनको खराब रहेगा तो वो जाएंगे वहां एंजॉय करने के लिए। उनका करोड़ों करोड़ रुपया का मकान है रांची में, जहां पे आपका स्टूडियो है वो कॉलोनी ब्यूरोक्रेट्स की है। यहां पे करोड़ों करोड़ों में मकान बने हुए हैं। एक ब्यूरोक्रेट्स है जिसको वहां 20 डिसमिल जमीन मिला, उसका हमने सेल डीड कोर्ट को दिखाया था कि देखिए कितना करोड़ में उसने जमीन खरीदी है। क्या बात है। और एक बात बता दे कि कोऑपरेटिव के लिए जो नियम है उसमें 10 किलोमीटर के अंदर किसी भी व्यक्ति का मकान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं एक, उनका मकान भी 10 किलोमीटर के अंदर में है और हाउसिंग कॉलोनी में मकान और प्लॉट भी है। ये आप लोग भी दिखाए होंगे सर। हम तो बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत मुद्दों को उठाते हैं, और जो चल रहा वो एक्सपोज कीजिएगा। ठीक राजीव जी, हम फिर रुक करेंगे, कुछ और खबरें हम आप लोगों को दिखा दें पहले, उसके बाद हम आप लोग पास फिर शामिल होते हैं। विधायकों के आवास तोड़कर अब उसे हाउसिंग कॉलोनी का रूप दिया जा रहा है। इसे 600 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डुप्लेक्स बंगला बनाया जा रहा है। पटना की बात हो रही है। कॉलोनी के अंदर सारी व्यवस्थाएं होंगी। आलीशान सरकारी बंगले सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र संख्या के अनुसार आवंटित किए जाने की योजना है। हमारे सहयोगी रंजन कुमार मंगलम ने इसका जायजा लिया। आइए देखते हैं, सुनते हैं। के लिए लगातार सरकार के तरफ से खुशखबरी भरी खबर आ रही है कि आवास को लेकर के एक तरफ जहां एक कोऑपरेटिव बनाया जा रहा है, हालांकि पहले भी कोऑपरेटिव रहे विधायकों के लिए, कौटिल्य नगर जैसे बने हुए हैं, तो उसी तरीके से एक बार फिर कोऑपरेटिव बनाया जा रहा है जिसमें उनको आवास आवंटन होगा। लेकिन अब कम से कम ईयर मार्क रहेगा कि किस विधानसभा का कौन विधायक है और कौन इस आवास में रहेंगे। तो अब क्षेत्र वाइज आवासों का आवंटन शुरू रहेगा और ईयर मार्क रहेगा कि अगर कोई अमुक व्यक्ति इस विधानसभा से जीतता है, विधायक बनता है, तो उसको रहने के लिए आवास ये स्वतः आवंटित रहेगा, वो उनको जानकारी रहेगी। कोई छीना झपटी या फिर आवंटन की जो समस्या होती थी वो नहीं रहेगी। यही वजह है कि जितने भी पुराने आवास थे आप देख सकते हैं कि तोड़ दिए गए हैं। अब नए आवास बन रहे हैं, नए तरीके से बन रहे हैं और कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जो भवन निर्माण विभाग बना रहा है, कि उनकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो या फिर रहने के लिए, खाने के लिए होटल रेस्टोरेंट की बात हो, कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। इसी कैंपस में जो आवासीय परिसर है विधायकों का जो बन रहा है उसी में मुहैया करा दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि अब कम से कम जो विधायक जीत के आएंगे उनको तो नया आवास मिलेगा ही, और सबसे बड़ी परेशानी या खुशी की बात होगी कि उनको अब कम से कम अपने आवास के लिए छीना झपटी या फिर मारा पीटी की नौबत उनके बीच नहीं आएगी। सहयोगी विक्रम के साथ समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। झारखंड में कुल 81 विधायकों में से 34 करोड़पति हैं। 2017 में विधायकों का वेतन 1,62,000 रुपया था। 2 साल पहले लगभग दुगुना हो गया, जिसे बढ़ाकर 2,65,000 कर दिया गया। मुख्यमंत्री को 1,90,000 की जगह 3 लाख, मंत्रियों को 1,65,000 की जगह 2,70,000, विधानसभा अध्यक्ष को 1,85,000 की जगह 2,98,000 रुपये किए गए। इसके अलावा टेलीफोन भत्ते के रूप में 1 लाख रुपये वार्षिक पहले की तरह मिल रहे हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का टेलीफोन भत्ता 1 लाख रुपये सालाना की जगह 1,20,000 अब हो गया।
इसके अलावा किसी का टेलीफोन भत्ता नहीं बढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष का वेतन 1,65,000 से बढ़ाकर 2,70,000 रुपए कर दिए गए। साथ ही 1 लाख रुपए टेलीफोन भत्ता प्रतिवर्ष मिल रहा है। मुख्य सचेतक का वेतन 1,50,500 रुपए की जगह 2,30,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही टेलीफोन के लिए 1 लाख रुपए सालाना और हवाई यात्रा के लिए 2 लाख की जगह 3 लाख रुपए सालाना की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार वेतन और सभी भत्ते मिलाकर अब विधायकों को 2,79,500 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। झारखंड के सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 2 विशेष कोर्ट की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। झारखंड हाईकोर्ट के अनुशंसित रांची और धनबाद जिला में और अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 2 विशेष अदालत के गठन को मंजूरी दी गई है। राज्य के सांसदों और विधायकों पर कुल 125 मामले लंबित है। रांची के कोर्ट में 15 जिले संबद्ध होंगे। तो राजीव जी, सारी व्यवस्था मतलब माननीय विधायकों और सांसदों के लिए ही है। आम आदमी के लाखों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, धक्का खाता रहता है अदालत में जा जाकर और बेचारा रोता रहता है। तो हम किस लोकतंत्र को देखना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके हिसाब से ये व्यवस्था करी गई है। हम जो है पिछला भी टर्म जो विधायकों का था उस समय भी जितने भी क्रिमिनल केसेस विधायकों पे थे उसके लिए मॉनिटरिंग करवा रहे थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू। इस बार भी जो मॉनिटरिंग हो रही है 4 साल से, उसमें कई आप देखे होंगे कि झारखंड के ही पहले विधायक जो सेक्शन 8 का जो मामला है इलेक्शन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में डिबार होने का, तो पहला विधायक जो यहीं से डिबार हुआ था इंडिया में, हमको लगता है। और ये जो है 2-3 विधायकों पे और लोगों के डिबार हुए और अन्य लोग विधायकों पे भी है, लेकिन ये टर्म्स खत्म होता जा रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट का कहना है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। बाकी जगह को ऑल ओवर इंडिया ये मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि काउंसिल फॉर उसमें सीपीआईएल का एक मैटर है, उसको उसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ऐसा व्यवस्था है कि ये सारे लोगों के केसेस टाइम फ्रेम में डिस्पोजल किया जाए, क्योंकि जो विधायक है हमारे जो विधानसभा है उसमें क्रिमिनल से फ्री करा जाए। ये बेसिकली पटना से ही ओरिजिनेट हुआ था केस, पटना से ही वो सारी बातें सही है। चौकीदार वर्सेस यूनियन, लेकिन बिहार ये मामला राजीव जी सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पे ये राजीव जी, हमें इस पर आपत्ति नहीं है कि त्वरित कार्रवाई, त्वरित समाधान मिले, बहुत अच्छी बात है, यही तो चाहिए देश को। लेकिन ये सिर्फ एक सेगमेंट के लिए ही क्यों? बड़ा सवाल तो सिर्फ यही है। आम आदमी कराह जाता है जीवन भर कोर्ट का चक्कर लगा लगा के। साहब नहीं, वो उसके लिए तो हम आपसे एग्री करते हैं, क्योंकि सबके लिए त्वरित हमारे यहाँ इंस्टेंट जस्टिस होनी चाहिए। जैसे विदेशों में है एक टाइम फ्रेम में काम होता है। अभी उन्नाव के केस में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों में ठीक है, अच्छी बात है। तो उस तरह के यहां मामले हो नहीं पा रहे हैं। देखिए एक उसका रीजंस है, उसका रीजंस ये है संजय जी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे नंबर ऑफ केसेस पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ जजेस पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़े। हमारे यहाँ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है अभी जाकर के 3 और बढ़े हैं। हमारे हाईकोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो भी करीब करीब पॉपुलेशन के हिसाब से अभी दुगना होना चाहिए, बशर्ते कि कम है। तो अब क्या है कि हमारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमारे नंबर ऑफ पुलिस अफसर्स के पोस्ट खाली है, हमारे यहाँ जो पुलिस रिफॉर्म्स पेंडिंग है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह वाले केस, लेकिन सर प्रायोरिटी में तो सांसद विधायक आ जा रहे हैं ना, जरूरी था सर, जो अभी तक बिहार में थोड़ा लागू हुआ, मैं राजीव जी झारखंड में तो लागू ही नहीं हुआ। प्रायोरिटी में तो सांसद और विधायक आ जा रहे हैं। पटेल साहब, जनता की भी तो चिंता आप ही लोगों को करनी है ना, और उसमें कह रहे हैं कि हो रहा है, होगा, राज्य बहुत आगे बढ़ रहा है, विकसित राज्य और चीज बताएंगे, है ना? ठीक है, मैं माननीयों से बात कर रहा हूं, तो पहले मैं श्रीमान प्रियोजन पटेल जी से लेता हूं रिएक्शन। संजय जी हाँ संजय जी, प्रायोरिटी में केवल जो है अब आवास की दृष्टि से या अन्य सुविधाओं की दृष्टि से देखिएगा तो केवल जो है विधायक नहीं है, जनता के लिए काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो सरकार है हमारी, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार, जनता के हितों का ख्याल रख रही है। जनता को किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है वो सारी सुविधाओं का हम काम कर रहे हैं। आपने कहा एक जो ऐसे कि आपराधिक मामले में तो हम केवल जनता पर नहीं, हमारी सरकार ने वायदा किया था, हम चुनाव में घोषणा किए थे कि
विधायकों और सांसदों के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अगर कोई मुकदमा है जो बहुत लंबित रहता है, जिसकी सुनवाई नहीं होती है और वो लोग जो है चुनाव लड़ते रहते हैं, तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द सुनवाई कर करके और उसको निष्पादन किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का और सर वो सारी बातें सही है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं सर। स्पेशल कोर्ट जो ऐसे बनाए गए, उसके बाद जिलों के अंदर में कहा गया कि एक कोर्ट अलग से बना करके उसकी सुनवाई जल्द से जल्द की। ये लोग तो सक्षम नेता है, सांसद है, जीवन भर भी लड़ेंगे तो उनकी पारी नहीं होगी, आरोप है, लेकिन आम आदमी तो लड़ते लड़ते थक जा रहा है सर। ऊपर चार्जशीट दाखिल कीजिए, उस पर जो आरोप गठित होता है तो उसके तहत उनको गिरफ्तार कर। रामविलास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। कहना ये चाह रहा है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश पारित किया था कि जो हमारे नाबालिग बच्चों और लड़कियों के साथ जो बलात्कार किया जाता है उसके स्पेशल कोर्ट गठित करके त्वरित कार्रवाई करे और जो साबित हो जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हम इसमें यह जानना चाहते हैं सरकार से कि अभी तक बलात्कार हो गया है, अभी तक हमारी जो बच्चों के साथ बलात्कार हुआ उस त्वरित कार्रवाई से राज्य सरकार ने कितने दंडी को दंडित किया गया, कितनों को आजीवन सजा दिया गया, कितनों को मृत्यु दंड दिया गया और दिनों दिनों बलात्कार का केस बिहार में बढ़ते जा रहा है। आप एक तो करके दिखाया की पाबंदियां रोक रहा हूं। बताइए मुकेश जी आपका कंक्लूसिव स्टेटमेंट। संजय जी, दो चीजें हैं कि अपराध के रूप में अगर कोई व्यक्ति चिन्हित हुआ और उसको सजा याफ्ता है, कोई विधायक हो या कोई सांसद हो, तो वे दूसरे रास्ते से अपनी पत्नी के माध्यम से पुनः वो संसद या उसका प्रावधान नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, मित्तल साहब को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर बिहार झारखंड जो है बहुत गरीब राज्य है, तो वहां राज्यसभा के जो सांसद हैं वो करोड़पति नहीं है संजय जी, वो अरबपति और खरबपति है और वो उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग राज्यसभा में कैसे जाते हैं, वो कैसे विधायक उनको वोट दे रहे हैं, इस बात का ख्याल वहां की सरकार को, वहां के विधायकों को रखना चाहिए। संजय जी आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या है? ये सब सही है, ऐसे ही चलना चाहिए? जनता का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वैसे समाज के, हाँ ठीक है, जनता को दोष, आखिर में जनता ही दोषी है साहब, आपराधिक हो, जनता को ही मैं दोषी ठहराता भी हूँ, बात सही है, चुन करके भेजें। संजय जी। हाँ बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि क्या ऐसे ही चीजें चलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और फिर तो काफी अंतर होगा कि भाई एक बार अब जनप्रतिनिधि बन जाए और जीवन के सारे सुख भोगने के लिए आप तैयार रहिए, सारी सुविधाएं आपके साथ खड़ी रहेंगी। और जो लोग किसी कारण से जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए तो बस अब एक कतार में खड़े हो जाइए। तो मैं कहता हूं कि चाहे वह कानूनी मदद की बात हो, चाहे धन की बात हो, चाहे सुविधा की बात हो, इसमें इतना अगर अंतर होगा तो हर कोई चाहेगा कि हमारा बच्चा विधायक ही बने, हमारा बच्चा सांसद ही बने। बिल्कुल। प्रेम मित्तल जी, क्या लगता है आपको, सब कुछ इसी रास्ते पर चले तभी राज्य आगे बढ़ेगा? प्रेम मित्तल जी, चलिए हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों की अपनी अपनी राय के लिए। एक बात तो है, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसदों को जो जितना ख्याल रखा जा रहा है व्यवस्था के द्वारा या रखा जाएगा आगे भी, वो वाकई आकर्षित तो करता है। संविधान भी मौन है क्योंकि शिक्षा की जरूरत भी नहीं है। आप जनप्रतिनिधि बनने योग्य है और आप चुनकर यदि आते हैं, एक बार भी आ गए तो आजीवन आप निश्चिंत हैं। और हमारा लोकतंत्र इसी तरीके से मजबूत होता नजर आ रहा है। जनता कितनी परेशान रहती है, वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पर खड़ी है, ये हम सब जानते हैं। तो कृपया हमारे सम्मानित दर्शक भी इस पर विचार करें कि जो जो तरीके, जो फैसले, जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जितनी तनख्वाह है, जितना भत्ता मिलता है, जितना सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद अलग से भी उनका ख्याल रखा जाए। नमस्कार।